गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। बट इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, टॉपिक चल रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हम धीरे धीरे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चल रहे हैं। तो 2 वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के दिए, यानी कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के, और आज का वीडियो भी कुछ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और विश्व में शासन पद्धति से संबंधित है। तो डेट वगैरह डाल लेना अपनी। तो आज पढ़ेंगे हम निम्न देशों में शासन पद्धति या लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बना बना कर यहां से दे रहा है। तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, जो संविधान से संबंधित आपका तीसरा वीडियो ये जाएगा। तो ये टॉपिक आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी देगा कि किस देश में किस तरह की डेमोक्रेसी लागू है, या किस देश में किस तरह की रिज्म यानी कि शासन पद्धति जारी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या अमेरिका में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या नॉर्वे में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या बांग्लादेश में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या उत्तर कोरिया में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या सऊदी अरब में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो कई तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से देता है, और मोस्टली ये टॉपिक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान के चलना ये डेमोक्रेसी निम्न प्रकार की होती है। अगर हम, या एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भारत का, अभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत कितने अंक की लोकतांत्रिक सूचकांक के अंतर्गत आता है, या भारत का लोकतांत्रिक सूचकांक कितना है, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर अब पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, डेमोक्रेसी देखें तो 4 प्रकार की होती है। देशों में या विभिन्न देशों में या विश्व में 4 प्रकार की, मूल रूप से 4 प्रकार की रिज्म व्यवस्था है, रिज्म मैनेजमेंट है, या डेमोक्रेसी व्यवस्था है। लेकिन इसमें एक अलग प्रकार की, जिसको हम राजशाही या राजाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं, वो अलग प्रकार की है। तो हम यहाँ पर, तो मूल रूप से कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है विभिन्न देशों में? 4 प्रकार की, लेकिन सामान्य रूप से 5 प्रकार की है, जो इस समय दिखाई देती है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं चारों को। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, भारत का क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या पूछ लेगा नॉर्वे में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या पूछ लेगा उत्तर कोरिया में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या पूछ लेगा आपसे अमेरिका में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, या पूछ लेगा बांग्लादेश में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। ठीक, तो बहुत क्वेश्चन आपको यहां से एग्जामिनर बना के देगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक, जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे बना करके पूछता है। चलिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बना बना के पढ़ेंगे यहां पर। तो पहले देखते हैं हम डेमोक्रेसी के प्रकार। तो मान के चलना, एक प्रकार की डेमोक्रेसी होती है जिसको बोलते हैं हम पूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं हम फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतंत्र। दूसरा होता है दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, यानी कि फ्लॉप्ड डेमोक्रेसी। तीसरे प्रकार का होता है मिश्रित शासन व्यवस्था, मिक्स्ड
मिक्स्ड रिज्म, मिक्स्ड रिज्म्स। चौथे प्रकार का होता है तानाशाही शासन, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन, जिसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन रिज्म्स। तो मूल रूप से जो डेमोक्रेसी होती है वो 4 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, जो मूल रूप से होती है। जैसे आपसे पूछता है कि संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं, तो संविधान में मूल रूप से भाग है 22। अब जनरल क्वेश्चन में देगा कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, तो 25। ठीक, ऐसे ही ये है कि मूल रूप से जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था होती है वो 4 प्रकार की होती है, लेकिन साधारण तौर पर इसमें हम 5वीं प्रकार की जो बिल्कुल अलग है उसको बोलते हैं राजाशाही शासन व्यवस्था, उसको बोलते हैं हम राजाशाही शासन व्यवस्था। ठीक, तो साधारण रूप से 5 प्रकार की और मूल रूप से 4 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, कुछ देशों में राजाशाही शासन व्यवस्था देखने को मिलती है हमें, जैसे सऊदी अरब में मिलती है, स्वाजीलैंड में मिलती है। ठीक, भूटान में मिलती है, बहुत देश ऐसे हैं जिसमें राजाशाही शासन व्यवस्था मिलती है। तानाशाही व्यवस्था जैसे हम देखते हैं उत्तर कोरिया में, तो बहुत क्वेश्चन यहां से बना करके पूछता है। जैसे नॉर्वे में फुल डेमोक्रेसी है, भारत में दोषपूर्ण यानी कि फ्रॉड डेमोक्रेसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना करके पूछ लेगा। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे, समझ लेना चाहिए। तो जैसे दोषपूर्ण डेमोक्रेसी यानी कि भारत में है, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो फुल डेमोक्रेसी नहीं होकर के फ्लॉप डेमोक्रेसी है। फ्लॉप डेमोक्रेसी यानी कि दोषपूर्ण डेमोक्रेसी है। मिश्रित डेमोक्रेसी की व्यवस्था है बांग्लादेश में है, या इसको बोल देंगे हम बांग्लादेश में है। और हाँ, बांग्लादेश को ही करिए यहां पर, और पाकिस्तान को भी हम भारत के साथ रखेंगे, हम दोषपूर्ण लोकतंत्र में। तानाशाही में हम उत्तर कोरिया को देखेंगे, उत्तर कोरिया ऑटोरिटेरियन रिज्म में, उत्तर कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है। और राजशाही व्यवस्था हम देखेंगे भूटान में देखेंगे, सऊदी अरब, स्वाजीलैंड, बहुत कंट्री ऐसे हैं जिसमें राजाशाही शासन व्यवस्था है। तो हम एक एक पर यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पूर्ण डेमोक्रेसी पर, यानी कि फुल डेमोक्रेसी क्या होता है। समझ लेना, ये समझने वाली बात है। फुल डेमोक्रेसी, देखिए यहां पर फुल डेमोक्रेसी का मतलब होता है संसद, कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा मीडिया। ये तो फुल डेमोक्रेसी का मतलब होता है संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, यानी कि इसमें चारों के कार्य इंपॉर्टेंट है।
और चारों ही संस्थाएं अपने कार्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करती हैं। चारों ही अपने कार्यों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जो संसद का कार्य है वो संसद के कार्य के अंतर्गत आएगा, जो कार्यपालिका का कार्य है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, जो न्यायपालिका का कार्य है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा, और मीडिया का कार्य है वो मीडिया के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें कोई संस्था किसी दूसरे संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मीडिया है तो इन देशों में मीडिया को निष्पक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कि मीडिया यहाँ पर स्वतंत्र होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता। ऐसे ही न्यायपालिका, इन देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका के अधिकार पूरे देश में लागू होते हैं और मान्य होते हैं। ऐसे ही कार्यपालिका का रोल होता है। तो जो जिसके कार्य हैं वो अपने कार्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर करती है, कोई बाउंडेशन किसी पर नहीं होता है। तो ये कहलाती है फुल डेमोक्रेसी व्यवस्था, राइट। और ये डेमोक्रेसी व्यवस्था जैसे नॉर्वे में लागू है, नॉर्वे में। तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्वे का डेमोक्रेसी सूचकांक कितने अंक के अंतर्गत आता है, यह सबसे अच्छा डेमोक्रेसी सूचकांक किस देश का है वर्तमान कंडीशन में देखे पूरे विश्व में, तो वो नॉर्वे का है। ठीक, लोकतांत्रिक सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा इस समय नॉर्वे का है, जो 8 से 10 अंकों के साथ आता है, 8 से 10। तो ऐसे देश जो फुल डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 8 से 10 अंक प्राप्त होते हैं और उन्हें सबसे उच्च डेमोक्रेसी सूचकांक प्राप्त होता है। तो वर्तमान समय में सबसे उच्च डेमोक्रेसी सूचकांक किस देश का है, नॉर्वे का है, राइट। क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहां पर इसको हम समझें कि फुल डेमोक्रेसी किस प्रकार की होती है। तो फुल डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा है, भारतीय प्रश्न पत्रों में कई बार पूछा है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं। तो लोकतंत्र के मूल रूप से 3 स्तंभ होते हैं और साधारण रूप से 4 स्तंभ होते हैं। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आया कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं या कितने खंबे होते हैं, तो 4 होते हैं। और मूल रूप से कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मीडिया को उससे अलग रखा जाता है। लेकिन जनरली साधारण रूप से क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं, तो आपका आंसर होगा 4, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। और इनको क्रम में रखा गया है, जैसे कि लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ कौन सा है, संसद। लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ कौन सा है, कार्यपालिका। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कौन सा है, न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, मीडिया। इस तरह से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए इसको, कि लोकतंत्र के खंबे कौन कौन से हैं, लोकतंत्र का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खंबा कौन सा है या स्तंभ कौन सा है, ठीक, जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका रहता है। तो इसलिए इनको खंभों की, इसलिए इसको स्तंभों की संज्ञा दी गई है, राइट। चलिए, तो समझ गए हम फुल डेमोक्रेसी क्या होता है। इसमें चारों के अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र कार्य होते हैं। चलिए, अब हम आएंगे दूसरे प्रकार के लोकतंत्र। तो दूसरे प्रकार का लोकतंत्र होता है दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं फ्लॉप्ड, FLAWED, फ्लॉप डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अब देखिए, पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण लोकतंत्र, यानी कि दोषपूर्ण लोकतंत्र, फ्लॉप डेमोक्रेसी। तो भारत जो आता है,
में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो फ्रॉड डेमोक्रेसी की है, दोषपूर्ण डेमोक्रेसी की है। अब दोषपूर्ण डेमोक्रेसी की क्या है इसको समझिए। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ठीक है। मीडिया मीडिया यहां तक नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां लिख लीजिए चौथा नंबर पर मीडिया। तो दोस्तों डेमोक्रेसी में भी ये चारों होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन जैसे संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, होते इन देशों में भी ये चारों हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चार स्तंभ यही हैं, लोकतंत्र के चार खंभे यही हैं। लेकिन इनके कार्यों में यहां पर अंतर आ जाता है। न तो भारत में मीडिया को स्वतंत्र रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, कुछ ना कुछ बाउंडेशन उन पर लगा दिया जाता है, और ना ही यहां पर कभी कभी न्यायपालिका के निर्णय को पूरे देश में लागू किया जाता है। तो ये दो दोष हैं दोषपूर्ण लोकतंत्र में, और इस प्रकार की डेमोक्रेसी मिलती है हमारे भारत में। यानी कि मीडिया पर भारत में कुछ प्रतिबंध लगे रहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से और निष्पक्ष रूप से कभी कभी कार्य नहीं करती है, क्योंकि उस पर ऐसा प्रेशर रहता है, ऐसा एक बाउंडेशन सरकार की तरफ से रहता है। और ऐसे ही न्यायपालिका, भारत में मानता हूं स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन कभी कभी किसी निर्णय में पूरे देश में न्यायपालिका के निर्णयों को लागू नहीं किया जाता, जैसे कि नॉर्वे में किया जाता है। तो ये है दोषपूर्ण डेमोक्रेसी, यानी कि फ्रॉड डेमोक्रेसी, ये मिलती है भारत में। और जिन देशों में दोषपूर्ण डेमोक्रेसी होती है उन्हें 6 से 8 अंक प्राप्त होते हैं। तो भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार कितने अंक में शामिल किया जाता है? 6 से 8, राइट। तो ये भारत की डेमोक्रेसी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है तीसरे प्रकार की, यानी कि मिश्रित शासन व्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड रिजिम्स। आप देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर भी संसद है, यहां पर भी कार्यपालिका है, यहां पर भी न्यायपालिका है, और यहां पर भी मीडिया है। लोकतंत्र की चारों स्तंभ हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक गतिविधियां इतनी बढ़ जाती हैं कि संसद में अवरोध उत्पन्न होता है, कार्यपालिका में अवरोध उत्पन्न होता है, न्यायपालिका में अवरोध उत्पन्न होता है, मीडिया में अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक। यानी कि इन चारों स्तंभों को निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं है, और यहां पर राजनीतिक गतिविधियों का गतिरोध उत्पन्न होता रहता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में मिक्स रिज्म व्यवस्था है, ठीक। और जिन देशों में मिक्स रिज्म व्यवस्था होती है उन्हें 4 से 6 अंक का डेमोक्रेसी इंडेक्स प्राप्त होता है। 4 से 6 अंक का डेमोक्रेसी इंडेक्स प्राप्त होता है, जैसे बांग्लादेश, राइट। तो यहां पर एक राजनीतिक गतिविधियों का गतिरोध उत्पन्न होता रहता है इन चारों स्तंभों में। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड डेमोक्रेसी। आइए अब आगे पढ़ते हैं चौथे प्रकार की, यानी कि तानाशाही। चौथे प्रकार की तानाशाही
शासन व्यवस्था, जिसको बोलते हैं हम ऑथोरिटेरियनिज्म, तानाशाही शासन व्यवस्था। अब देखिए तानाशाही शासन व्यवस्था में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, यहां पर भी संसद होती है, यहां पर भी कार्यपालिका होती है, यहां पर भी न्यायपालिका होती है, और यहां पर भी मीडिया होती है, यहां पर भी मीडिया होती है। तो यहां पर इस प्रकार के देश में मान के चलना, जैसे उदाहरण उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, तो ऐसे देशों में राजनीतिक व्यवस्था गायब सी हो जाती है, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल गायब हो जाती है, या राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल सीमित हो जाती है। तो ऐसे देशों में ना तो पूर्ण रूप से संसद के अधिनियम, संसद के नियम, संसद की व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकती, ना ही कार्यपालिका को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जा सकता, ना ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी जाती है, ना ही न्यायपालिका को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता है, और मीडिया पर बाउंडेशन होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो उस देश का तानाशाह होगा, जो उस देश का तानाशाह होगा, ये चारों की चारों संस्थाएं उसी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेंगी। ठीक, ध्यान रख लेना, जो तानाशाह होगा उस देश का, ये उसी के अंतर्गत कार्य करेंगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो संसद हो। यानी कि सुप्रीम आदेश जो होगा वो उस देश के तानाशाह का होगा, यानी कि इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, और ये एक तानाशाह के निर्देश के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं। तो इसको कहते हैं हम ऑटोटेरिटेरियनिज्म व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, जैसे कि उत्तर कोरिया में चलती है। जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग है, किम जोंग, किम जोंग, किम जोंग खतरनाक आदमी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमेशा मौत से खेलता है। ठीक, थोड़ा सा देखा होगा अभी, आए दिन हाइड्रोजन बम, आए दिन एटॉमिक बम का परीक्षण करता रहता है, आए दिन मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। जब इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रभाव से दहशत में है, परेशान है, उत्तर कोरिया उससे बिल्कुल अलग है, कोई भय नहीं है वहां पर, क्योंकि मरीज भी कम ही है उधर, और यहां ये देश मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो ये किम जोंग इतना खतरनाक व्यक्ति है, अभी कुछ दिन गायब रहा था, ये ऐसा कहा जाता कि कोमा में चला गया था, और ये बताया जाता कि मिसाइल परीक्षण करते समय कुछ चोट इसको लगी थी, मिसाइल परीक्षण होते हुए कुछ चोट इसको लग गई थी, जिससे ये कोमा में चला गया था। तो कोई बीमारी वगैरह नहीं हुई थी इसको, तो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। ऐसी अफवाहें आई थी कि किम जोंग मर गया, या किम जोंग मर चुका है, कोमा में चला गया है, लेकिन वो फिर से दुनिया के सामने आ गया है। तो ये वो व्यक्ति है, ये वो शख्स है जिसने अपने पागलपन से, पागलपन कह लो या अपनी पावर कह लो, एक वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्री अमेरिका को भी दहशत में कर दिया। यानी कि जो अमेरिका देश, जो किसी भी देश के आगे घुटने नहीं टेकता, किसी के आगे हार नहीं मानता, वो एक छोटे से तानाशाही देश उत्तर कोरिया के आगे घुटने टेक गया। और किसके आगे? किम जोंग के। क्लास में भी मैंने स्टूडेंट को ये थोड़ा सा पढ़ाया था, इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों मैंने बताया कि तानाशाह है, सब नियम कानून इसी के अंतर्गत बनाए, सब इसी के अंतर्गत आते हैं, फुल पावर है इसको। यहां तक कि एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, सबका रिमोट कंट्रोल अपने पास रखता है, अपनी पॉकेट में रखकर चलता है। जब भी चलता है,
जब पीछे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अमेरिका में और उत्तर कोरिया में वर्ल्ड यानी कि ये युद्ध होने वाला है, बैटल होने वाला है, तभी किम जोंग सभी एटॉमिक बमों की हाइड्रोजन